चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। उसमें चंद का नाम दो रूपों में सामने आया है। एक तो कथानायक के सहचर के रूप में और दूसरे काव्य के कवि के रूप में। कहीं उन्हें चंद वीर दिया और कहीं वीरु दिया कहा है, जिसका अर्थ है प्रशस्ति गान करने वाला। इसे विरुद्ध कहते हैं। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद बरदाई दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान के राज कवि थे। हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार उनका जन्म लाहौर में हुआ था। इनके जन्म काल के संबंध में कई धारणाएं हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में इनका जन्म वर्ष 1168 ईस्वी माना है तथा इन्हें भट्ट जाति के जगात नाम गोत्र का कहा गया है। यह भी कहा है कि इनका और पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था। उनका एक वंश वृक्ष भी दिया है। शास्त्री जी के अनुसार नानूराम भाट से यह प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार चंद के 4 पुत्र थे, जिनमें से चतुर्थ पुत्र जल्द था। जब पृथ्वीराज को मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी बंदी बनाकर अपने देश ले जा रहा था, उस समय चंद भी महाराज के साथ गया था। उसने पृथ्वीराज रासो के अधूरे सृजन को पूर्ण करने का दायित्व जल को सौंपा था। पुस्तक जल्हण हथ दय चली गज्जन नृप काज। इससे यह स्पष्ट है कि चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के राज कवि के रूप में उनकी वीरता का गान करते थे। उनका स्वभाव उग्र था और इसीलिए उन्हें चंद भी कहा गया है। उन्होंने कन्नौज राजा जयचंद्र की प्रशंसा में इस शब्द का प्रयोग भी किया है। जपिय सच सो चंद चंड थप्पिय जाय तिरहूति पिंड। पृथ्वीराज की सभा में वह इसी रूप में आता है। सकल सूर बोलिव सब मंडिय आशीष आई दीघ कवि चंडीय। रासो के एक दोहे के आधार पर ही यह प्रमाणित होता है कि इनका जन्म और अंत पृथ्वीराज के साथ ही हुआ। रासो की कथा में कहा गया है कि शब्द वेदी बाण की सहायता से पृथ्वीराज द्वारा शहाबुद्दीन गोरी का वध कराने के बाद उनका अंत हुआ। मरण चंद बर दिया राज धुनि साह हन्यऊ सुनि पोहपन जली असमान शीस छोड़ीत देवतनि। यह किंवदंती है कि चंद अपने काव्य को पूरा नहीं कर पाया। जब वह पृथ्वीराज के साथ गजनी गया तो उसने इस रचना को पूरा करने का काम भी अपने पुत्र को सौंपा था। इस संबंध में कई मत और भी हैं, जिसके अनुसार चंद वास्तव में पृथ्वीराज का समकालीन या उनका सहचर नहीं था, किंतु इस संबंध में अधिक विवाद है और पृथ्वीराज रासो किसी परवर्ती कवि ने लिखा है, यह भी अनुमान लगाया गया है। यह मानना ही ठीक है कि चंद पृथ्वीराज के समकालीन ही रहे होंगे और उन्होंने इस रासो काव्य के अधिकांश भाग की रचना की होगी। इसे वीर काव्य कहा जाता है। अधूरे पृथ्वीराज रासो को उनके पुत्र ने पूरा किया। इस संबंध में भी एक पद है। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्ध रिय जिमि
पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत चंद नंद उद्धरीय तिमि। इस तरह चंद बरदाई का जीवन और उनका प्रमुख ग्रंथ पृथ्वीराज रासो इतिहास की दृष्टि से कितने ही विवादों में रहा हो, पर यही मान्यता उन्हें साहित्य से जोड़ती है कि चंद बरदाई ने हिंदी के प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। हिंदी के आदिकाल में रासो साहित्य का बड़ा महत्व है। रास काव्य को वीर गाथा काव्य भी कहा गया है। सर्वप्रथम जैन साहित्य में यह परंपरा मिलती है, पर वह वीर गाथाओं से भिन्न है। वीर गाथा परक रासो ग्रंथ का व्यापक महत्व है और इनकी विषय वस्तु में राजाओं के चरित्र और प्रशंसा का भाव मिलता है। रासो काव्यों को देखने से पता लगता है कि उनके रचयिता जिस राजा का वर्णन करते थे, उसके उत्तराधिकारी राजागण अपने आश्रित अन्य कवियों से उसमें अपने रचित भी सम्मिलित करा लेते थे। राजस्थान के रासो काव्यों के संग्रहकर्ता इनमें कई रचनाओं को अप्रामाणिक मानते हैं, क्योंकि उसमें भाषा के अलग अलग रूपों की झलक मिल जाती है। यह हो सकता है कि जो वर्णन बाद में जोड़े गए हों वे मूल रचनाकारों द्वारा न रचे गए हों, किंतु रासो काव्य की रचना नवीं शताब्दी से ही मानी गई है, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुमाण रासो को शामिल किया है। रासो काव्यों में अनेक काव्य शामिल हैं, जिनमें बीसल देव रासो, जिसकी रचना नरपति नाल ने 1155 ईस्वी में की थी, और हमीर रासो जैसे रासो काव्य शामिल हैं। परमाल रासो को आल खंड का विकसित रूप माना गया है, किंतु सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज रासो ही है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद बरदाई को ही हिंदी का प्रथम महाकवि माना गया है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण मिलते हैं। सबसे बड़ा संस्करण नागरी प्रचारिणी सभा काशी का है, जिसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। इसमें 69 समय खंड तथा 6306 छंद हैं। इसका आधार 1585 में लिखित प्रति के आधार पर किया गया है, जिसके अनुसार ही रासो का संपादन कराया गया था। दूसरी प्रति में 7000 छंद हैं, किंतु इसका प्रकाशन नहीं हुआ और इसकी प्रतियां बीकानेर और अबोहर में सुरक्षित हैं, जो 17वीं शताब्दी में मिलती हैं। तीसरा संस्करण 3500 छंदों का और चौथा 1300 छंदों का है। सवाल है कि इन सब में कौन सा संस्करण प्रामाणिक है। पृथ्वीराज रासो की रचना अनेक विवादों में घिरी है। इसके कारण चंद बरदाई भी विवादों में घिरे हैं। कभी तो इस ग्रंथ को जाली ही मान लिया जाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टाड ने कहा है कि पृथ्वीराज रासो का जो संस्करण सभा से प्रकाशित हुआ है वही प्रामाणिक है। दूसरा वर्ग रामचंद्र शुक्ल, कविराजा श्यामलदान, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर बूलर और देवी प्रसाद का है, जो रासो को अप्रामाणिक मानते हैं। किंतु इसे अप्रामाणिक मानते हुए भी रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इसे स्थान दिया है। तीसरे वर्ग में मुनि जिन विजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर हरिप्रसाद द्विवेदी यह मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि
चंद बरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो लिखा था, किंतु उसका मूल रूप आज उपलब्ध नहीं है। चौथा मत नरोत्तम दास स्वामी का है, जिनके अनुसार चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक रूप में इस ग्रंथ को रचा था, पर कोई भी इस मत से सहमत नहीं है, क्योंकि यह काव्य प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य नहीं है। पृथ्वीराज रासो के काव्य सौंदर्य की बजाय इसकी प्रामाणिकता की बहस सबसे अधिक रही है। अब प्रामाणिकता के लिए निम्न तर्क दिए गए हैं। रासो की घटनाएं और नाम इतिहास से मेल नहीं खाते, क्योंकि उसमें परमार, चालुक्य और चौहान को अग्निवंशी कहा गया है, जबकि वे सूर्यवंशी हैं। पृथ्वीराज का दिल्ली गोद जाना और संयोगिता स्वयंवर की घटनाएं भी इतिहास से मेल नहीं खाती। पृथ्वीराज की बहन प्रथा का विवाह मेवाड़ के राणा समर सिंह के साथ बताया गया है, जो इतिहास सम्मत नहीं है। रासो में पृथ्वीराज के 14 विवाहों का वर्णन भी इतिहास से मेल नहीं खाता। पृथ्वीराज के हाथों गौरी की मृत्यु की सूचना का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। रासो में दी गई तिथियां भी अशुद्ध हैं, जिसमें 90 से 100 वर्षों का अंतर है। इसके अलावा भी अन्य तर्क दिए गए हैं, किंतु डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है कि पृथ्वीराज रासो की लघु प्रति में ये अशुद्धियाँ नहीं हैं। फिर घटनाओं में जो अंतर है वो संवत की अलग अलग परिकल्पनाओं के कारण है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे अप्रामाणिक नहीं मानते। उनके अनुसार पृथ्वीराज रासो की भाषा से यह प्रमाणित होता है कि यह 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है। फिर रासो इतिहास ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक काव्य रचना है, अतः उसमें इतिहास के आधार पर प्रामाणिकता की खोज उचित नहीं है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह मत भी है कि पृथ्वीराज रासो की रचना शुक्र शुकी संवाद के रूप में हुई थी, अतः जहाँ यह शैली नहीं है वहाँ वह प्रक्षिप्त माना जा सकता है। जिन लोगों ने रासो में अरबी फ़ारसी के शब्दों को देखकर उसे जाली कहा है, उनके अनुसार तर्क यह है कि चंद लाहौर का निवासी था, जहाँ उस समय तक मुसलमानों का प्रभाव आ चुका था। इसी कारण इसमें अरबी फ़ारसी के शब्द मिल जाते हैं। पृथ्वीराज रासो के काव्य सौंदर्य का आकलन करने की बजाय इतिहास को केंद्र में रखकर जिस तरह इस ग्रंथ की अप्रामाणिकता पर बहस की गई है, उसके अनुसार तो अनेक प्राचीन ग्रंथ भी अप्रामाणिक मान लिए जाएंगे। रामचरितमानस, सूरसागर और बीजक जैसे ग्रंथ भी संदेह के घेरे में आ सकते हैं। अतः पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने की बजाय उसके काव्य सौंदर्य का परीक्षण करना आवश्यक है। चंद ने पृथ्वीराज के जीवन की घटनाओं का जैसा सजीव वर्णन किया है, उसके आधार पर डॉक्टर नगेंद्र ने भी यह मत जाहिर किया है कि चंद पृथ्वीराज का समकालीन कवि था। यह बात अलग है कि उसके अनेक अंश प्रक्षिप्त हैं। चंद बरदाई ने इस ग्रंथ में अनेक घटनाओं का समावेश किया है और कुछ घटनाओं को बाद में भी चारणों ने जोड़ा है। वस्तुतः काव्य ग्रंथ के रूप में पृथ्वीराज रासो को घटनाओं का एक कोष माना जा सकता है, पर यह केवल घटना चक्र तक सीमित नहीं है और इसके भीतर कवि ने अपनी रस दृष्टि का समावेश किया है। पृथ्वीराज रासो को तो अपने विशाल कलेवर के कारण महाभारत की तरह रखा जा सकता है। दो प्रमुख रस, श्रृंगार और वीर, पृथ्वीराज रासो के महत्वपूर्ण अंग हैं। पृथ्वीराज चौहान के चरित्र में जितना महत्व वीर का है, उतना ही श्रृंगार का भी। कवि ने पृथ्वीराज रासो में एक ओर तो युद्धों का वर्णन किया है, जिसमें राजा की वीरता और पराक्रम का भव्य चित्र मिलता है, और दूसरी ओर स्त्री के रूप सौंदर्य और प्रेम के सरस चित्रों का भी सृजन किया गया है।
प्राचीन युग में स्त्री को केंद्र में रखकर ही श्रृंगार भी होता था और युद्ध भी होते थे। अनेक राजा प्रेम के आधार पर अपनी स्त्री को पाने का प्रयास करते थे। यह केवल पृथ्वीराज चौहान तक ही सीमित नहीं था। अतः कवियों ने प्रेम और शौर्य के चित्रों का सृजन किया है। पृथ्वीराज रासो भी इससे पूर्ण है। पृथ्वीराज रासो में वस्तु वर्णनों का आधिक्य है। कवि ने बड़ी तन्मयता से नगरों, वनों, सरोवरों और किलों का वर्णन किया है। युद्ध क्षेत्र के दृश्यों को बिंबों और ध्वनियों में बांधा गया है। बज्जिय घोर निशान रान चौहान चहूँ दिसी, सकल सूर सामंत समर बल जंत्र मंत्र तिसी, उठी राज पृथ्वीराज बाग लग मनहु वीर नट, कढ़त तेग मन बेग लगत मनहु बीजु झट घट। इसी प्रकार स्त्री सौंदर्य का भी चित्रण किया गया है। मनहु कला शशिभान कला 1600 बन्नी, बाल बैस शशिता समीप अमृत रस पिन्नीय, बिगसी कमल सृग भ्रमर नैनु खंजन मृग लुट्टिय, हीर कीर अरुबिंब मोती नख सिख अहि घुट्टिय, छत्रपति गयंद हरिहंस गति बिह बनाए संचय सचिय, पद्मिनी रूप पद्मावतीय मनहु काम कामिनी रचिय। इस तरह वीर और श्रृंगार रस का इस ग्रंथ में अत्यंत कलात्मक रूप से सृजन किया गया है। पृथ्वीराज रासो की भाषा के संबंध में भी विवाद रहा है। वस्तुतः पिंगल और डिंगल दो भाषा रूप मिलते हैं। राजस्थानी में अधिकतर डिंगल का प्रयोग मिलता है, किंतु पृथ्वीराज रासो पिंगल शैली में लिखा गया है। इसमें ब्रजभाषा और राजस्थानी का मिश्रण मिलता है। कवि ने उस समय प्रचलित शब्दों का स्वतंत्रता से प्रयोग किया है, इसीलिए शब्द चयन रसों के अनुकूल है। इसी कारण वीर रस के चित्रण में प्राकृत और अपभ्रंश के भी शब्द मिल जाते हैं। कवि ने अमिधा का प्रयोग ही बड़े प्रभावशाली ढंग से किया है। लाक्षणिक और व्यंजनात्मक शब्दावली का प्रयोग भी भाषा सौंदर्य के साथ प्रयोग हुआ है। अलंकार और छंदों का भी व्यापक प्रयोग है। अतः सौंदर्य ही नहीं, शिल्प की दृष्टि से भी पृथ्वीराज रासो वीर गाथा काल की सर्वोत्तम कृति के रूप में स्वीकृत है। हिंदी साहित्य में वीर गाथा काल का व्यापक महत्व है। प्राचीन युग में अनेक वीर गाथाएँ उस युग में साहित्य के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही हैं। इन वीर गाथाओं में वीरता के साथ ही सौंदर्य का भी समावेश रहा है। यह कहा जा सकता है कि श्रृंगार और वीर रस को किसी भी राजा के जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। रासो काव्य राजाओं के जीवन चरित्र और घटनाओं पर लिखे गए हैं। रासो काव्यों की यही प्रवृत्ति है। किसी रासों में वीर रस का और किसी में श्रृंगार रस का महत्व है। बीसलदेव रासों में अगर श्रृंगार की प्रधानता है तो पृथ्वीराज रासों में वीर रस की। इसी प्रकार इस युग में लोक भाषा काव्य भी लिखे गए जिसमें ढोला, मारू, रा, दूहा प्रसिद्ध है। इस तरह इन काव्य ग्रंथों में पृथ्वीराज रासों का अपना विशेष महत्व है। पृथ्वीराज चौहान भी अपने समय के इतिहास प्रसिद्ध राजा रहे। इसी प्रकार चंद बरदाई को भी उन कवियों में माना गया जिन्होंने केवल रचनाएं ही नहीं लिखीं बल्कि युद्ध के मैदान पर जाकर भी अपने कर्म का प्रमाण दिया। यही कहा जा सकता है कि अनेक विवादों के बीच भी पृथ्वीराज रासो को एक काव्य रचना के रूप में कोई भी इतिहासकार या साहित्यकार नकार नहीं सकता। यह प्राचीन हिंदी साहित्य की एक महानतम रचना है जिसमें उस युग के काव्य को अपने समय के इतिहास के साथ रखा जा सकता है। इस अर्थ में चंद बरदाई
और उनका पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य की एक प्रामाणिक उपलब्धि है और इसी कारण इस रचना को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा गया है।